हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स आचार्य। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8086 माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बाद में इंटेल ने डिलीवर किया था। 8086 माइक्रो प्रोसेसर डिलीवर किया गया था। कुछ 8085 में कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, उन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए 8086 को डिज़ाइन किया गया। सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग्स तो आप लोग ये जानते हैं कि 8085 की थी कि उसमें डेटा बस 8 बिट्स की अवेलेबल थी। उसी चीज़ को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया 8086 के अंदर एंड प्रोवाइड करी गई 16 बिट की डेटा बिट्स। साथ ही साथ में रजिस्टर्स का सेक्शन यहाँ पर जो प्रोवाइड किया गया वो भी 16 बिट का रजिस्टर सेक्शन प्रोवाइड किया गया। एक बात आपको और बता देते हैं, 808 था हमारा वो सिर्फ एक मोड में ऑपरेट करता था, लेकिन 8086 को दो मोड्स में ऑपरेशनल बनाया गया। 8086 दो मोड्स में वर्क करता है, मैक्सिमम मोड एंड मिनिमम मोड। मिनिमम मोड में वो इटसेल्फ वर्क करता है, जबकि मैक्सिमम मोड में वो अदर प्रोसेसर्स के साथ में भी वर्किंग मिलके कर सकता है। किसी भी डिवाइस को अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि 8086 को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको पढ़ने का उसकी डेटा शीट के थ्रू। मतलब जो प्रोसेसर जिस कंपनी ने प्रोसेसर रिलीज़ किया है, उस कंपनी ने उसकी जो डेटा शीट दी है, उस डेटा शीट के अकॉर्डिंग अगर हम उस डिवाइस को समझेंगे तो काफ़ी बेहतर हम लोग को डिवाइस के बारे में पता चलेगा। पहले देखते हैं 8086 की जो डेटा शीट इंटेल ने रिलीज़ करी थी, उस डेटा शीट के अकॉर्डिंग इंटेल ने 8086 को किस तरीके से इंट्रोड्यूस के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले इंटेल ने बताया कि 8086 जो प्रोसेसर है उसकी डायरेक्ट एड्रेसिंग कैपेबिलिटी 1 मेगाबाइट की है। इन्होंने बताया, इंटेल ने बताया कि जो डायरेक्ट एड्रेसिंग कैपेबिलिटी है 8086 की वो 1 मेगाबाइट ऑफ द मेमोरी है। दूसरी बात जो इन्होंने बताई वो ये थी, आर्किटेक्चर डिज़ाइंड फॉर पावरफुल असेंबली लैंग्वेज एंड एफिशिएंट हाई लेवल लैंग्वेज। इस प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है वो पावरफुल असेंबली लेवल को और एफिशिएंट हाई लेवल लैंग्वेज को हैंडल कर सके, इस तरीके से डिज़ाइन किया है। तीसरी बात जो इन्होंने बोली वो थी 14 वर्ड बाय 16 बिट रजिस्टर सेट। 14 वर्ड बाय 16 बिट रजिस्टर सेट का मीनिंग क्या है? विद सिमेट्रिकल ऑपरेशंस। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो रजिस्टर सेट है वो 16 बिट का रजिस्टर सेट है और 14 वर्ड्स के साथ में ये रजिस्टर्स वर्क कर सकते हैं। 16 वर्ड के साथ में ये रजिस्टर्स वर्क कर सकते हैं। तीसरी जो बात इन्होंने बताई वो थी 14 वर्ड बाय 16 बिट रजिस्टर सेट, मीनिंग कि यहाँ पर 16 बिट के रजिस्टर सेट हैं विद सिमेट्रिकल ऑपरेशन, और सिमेट्रिकल ऑपरेशंस के साथ में ये अपनी वर्किंग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो इन्होंने बताया वो था एड्रेसिंग मोड्स का। 24 ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड्स। यहाँ पर कितने एड्रेसिंग मोड्स हैं? 24 ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड्स हैं। फिफ्थ वर्ड बताया बिट, बाइट, वर्ड एंड ब्लॉक ऑपरेशंस। यहाँ पर किस टाइप के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं? तो इन्होंने बताया, इंटेल ने बताया कि इसमें बिट ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, बाइट ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, वर्ड ऑपरेशंस भी कर सकते हैं एंड पूरा ब्लॉक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। अगर पूरे ब्लॉक के साथ हम कोई ऑपरेशन कराना चाहें तो वो ऑपरेशन भी हम करा सकते हैं। 8 एंड 16 बिट साइंड एंड अनसाइंड। यहाँ पर जो साइंड और अनसाइंड नंबर्स यूज़ करे गए वो दोनों ही 8 और 16 बिट्स में यूज़ करे गए। अर्थमेटिक इन बाइनरी और डेसिमल इंक्लूडिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था 8085 का, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न परफॉर्म नहीं कर पाता था, वो उसको दूर किया गया यहाँ पर, और साथ ही में बाइनरी और डेसिमल को भी इंक्लूड कर दिया गया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के साथ में। 8085 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्लॉक रेंज जो होती थी वो 3 मेगाहर्ट्ज़ की रहती थी। 8085 की
क्लॉक फ्रिक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज़ की रहती थी। 8086 की जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी कर दी गई वो 5 मेगाहर्ट्ज़ की करी गई। इसका जो सेकंड वर्ज़न निकला उसमें 8 मेगाहर्ट्ज़ की कर दी गई एंड उसके बाद में एक और वर्ज़न निकला जिसमें 10 मेगाहर्ट्ज़ भी कर दी गई। तो अपने वर्जन्स के अकॉर्डिंग 8086 की बात करें तो 3 टाइप्स में ये वर्क कर सकते हैं, 5 मेगाहर्ट्ज़, 8 मेगाहर्ट्ज़ एंड 10 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट इसके बाद जो बताया गया वो था मल्टी बस सिस्टम कंपैटिबल इंटरफेस। मल्टी बस सिस्टम कंपैटिबल इंटरफेस मीनिंग क्या हुआ इसका? मल्टी बस सिस्टम कंपैटिबल इंटरफेस मीनिंग इसका ये हुआ कि कई सारे सिस्टम्स के साथ में हम इसको मल्टी बस सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला अवेलेबल इन एक्सप्रेस स्टैंडर्ड टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेटिंग्स बता दी, एक्सटेंडेड टेम्परेचर रेंजेस बता दिए। इतना बता करके प्रोसेसर को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। कुछ चीज़ें हम लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं, कुछ टर्म्स से हम लोग फेमिलियर हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ टर्म्स से हम लोग फेमिलियर नहीं हैं। उन चीज़ों को देखेंगे, उसके पहले देखते हैं और क्या बताया इन्होंने। The Intel i-Apex 86/10 high performance 16-bit CPU is available in 3 clock rates। 3 clock rates में ये डिवाइस अवेलेबल है, 5, 8 and 10 MHz। The CPU is implemented in N-channel depletion load silicon gate technology HMOS and packaged in a 40-pin CER DIP package। The i-Apex 86/10 operates in both single processor and multiple processor configurations। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये मल्टीपल बस सिस्टम के साथ में compatible है, उसी से रिलेटेड ये लाइन लिखी है कि 8086 operates in both single processor and multiple processor configurations to achieve high performance levels। High performance levels को achieve करने के लिए इसको हम सिंगल मोड में या फिर मल्टीपल प्रोसेसर मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका आर्किटेक्चर। जो 8086 का आर्किटेक्चर इंटेल ने रिलीज़ किया था वो किस तरीके का दिखता था वो देख लेते हैं। कुछ इस टाइप का 8086 का आर्किटेक्चर था, इंटेल की तरफ से रिलीज़ किया हुआ आर्किटेक्चर देख लेते हैं। 8086 का जो आर्किटेक्चर है वो इंटेल की तरफ से रिलीज़ किया हुआ आर्किटेक्चर ये रहा इंटेल की तरफ से रिलीज़ किया हुआ 8086 का आर्किटेक्चर। देख पा रहे हैं ऊपर, हम देखेंगे अगर तो ऊपर हमको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में लिखा है एग्जीक्यूशन यूनिट एंड सेकेंड पार्ट में लिखा है बस इंटरफेस यूनिट। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है स्टार्टिंग से ही, एग्जीक्यूशन यूनिट एंड बस इंटरफेस यूनिट। अभी तक हम लोग ने इसके बारे में कुछ पता नहीं था जब तक 8085 पढ़ रहे थे कि व्हाट इज़ बस इंटरफेस यूनिट एंड व्हाट इज़ एग्जीक्यूशन यूनिट। वहाँ पर तो सिंपली हम लोग बस इंस्ट्रक्शंस को फैच करते थे, उनको एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच करके एग्जीक्यूट करते थे, लास्ट में रुक जाते थे, बस यही इसी तरीके से ऑपरेशन करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोसेसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट को बोला गया एग्जीक्यूशन यूनिट एंड सेकेंड पार्ट को बोला गया बस इंटरफेस यूनिट। जो फर्स्ट पार्ट है एग्जीक्यूशन यूनिट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखते हैं। पहला लिखा है रजिस्टर फाइल, डेटा पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर 8 वर्ड्स। यहाँ रजिस्टर फाइल है, डेटा पॉइंटर रहेगा और इंडेक्स रजिस्टर रहेगा 8 वर्ड्स के साथ में। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देख रहे हैं बाई डायरेक्शनल बसेस बनी हुई हैं, बाई डायरेक्शनल बसेस बनी हैं। फिर लिखा है 16-बिट ALU। मीनिंग क्या हो गया, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट इसका जो है वो कितने बिट्स का है, 16 बिट्स का अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है। इसी के साथ में फ्लैग्स का एसोसिएशन हो रखा है, ठीक है। और आगे जाएंगे तो देखेंगे कंट्रोल एंड टाइमिंग सर्किट भी आया है, लेकिन ये दोनों पार्ट्स में इक्वली आ रहा है तो इसको बाद में देखेंगे। पहले ऊपर बस इंटरफेस यूनिट में चलते हैं।
बस इंटरफेस यूनिट में लिखा है रीलोकेशन रजिस्टर फाइल, रजिस्टर फाइल्स की रीलोकेशन हो रही है यहाँ पर। बस इंटरफेस यूनिट है ये। सेगमेंट रजिस्टर्स एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स हैं यहाँ पर, सेगमेंट रजिस्टर्स हैं एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स हैं 5 वर्ड्स के साथ में। अगेन अ बाई डायरेक्शनल बस इंटरफेस यूनिट ब्लॉक, बस इंटरफेस यूनिट ब्लॉक से कुछ सिग्नल्स एसोसिएटेड हैं। उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है A15 to AD0, मीनिंग ये एड्रेस बसेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड हैं यहाँ पर भी। अच्छा, 8085 में तो लोअर ऑर्डर बसेस को ही मल्टीप्लेक्स किया था, 8086 में दोनों को मल्टीप्लेक्स कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। उसके थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेगा A16 to A19 4 बसेस हैं, 16, 17, 18, 19 4 बसेस हैं एड्रेस बस, यानी कि 4 एक्स्ट्रा बसेस हैं। तो यहाँ पे 4 एड्रेस बसेस और हो गई, तो टोटल अगर देखें तो यहाँ पे 20 एड्रेस बसेस मालूम पड़ रही हैं कि कितनी एड्रेस बसेस हैं, 20 एड्रेस बसेस हैं। फिर कुछ कमांड सिग्नल्स दिखाई पड़ रहे हैं, कमांड सिग्नल्स इन सबको तो आगे डिटेल में देखेंगे, अभी तो ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बस इंटरफेस यूनिट से नीचे आते हैं तो देख रहे हैं यूनिडायरेक्शनल में 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू लिखा है। क्या लिखा है? 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू, मतलब 6 बाइट का एक इंस्ट्रक्शन क्यू होता है। अब ये एक नया चीज़ आया है बिल्कुल हमारे सामने कि व्हाट इज़ क्यू, क्यू क्या है। तो क्यू आपको बता देते हैं, 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू क्या होता है। क्यू एक टाइप का रजिस्टर है जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस को जैसे कि 8085 में 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू क्या है ये आपको बता देते हैं। 8085 में जब हम लोग ऑपरेशन करते थे तो किस तरीके से ऑपरेशन होता था, वहाँ पर सीधे आपका इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता था, उसको एग्जीक्यूट किया जाता था, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता था, फिर उसको एग्जीक्यूट, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेचिंग। सो जब ये फेचिंग का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के टाइम पर प्रोसेसर कुछ नहीं कर रहा होता है, बस वेट कर रहा होता है अगली इंस्ट्रक्शन के आने के लिए। सो अगली इंस्ट्रक्शन के आने के लिए अगर वो वेट कर रहा है सो उस वेटिंग टाइम में भी तो हम प्रोसेसिंग करवा सकते हैं उससे, वो वेट क्यों कर रहा है। सो इसी चीज़ को एलिमिनेट किया गया, इस वेटिंग टाइम को हटाया गया और इंट्रोड्यूस किया गया एक 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू। ये इंस्ट्रक्शन क्यू 6 बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन को पहले से ही स्टोर करके रख लेती है, इसको बोलते हैं प्री फेचिंग। सो ये प्री फेच करके रख लेती है इंस्ट्रक्शंस को। मीनिंग क्या है, एक इंस्ट्रक्शन अभी अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो अगली जो 6 इंस्ट्रक्शंस है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि अगली 6 इंस्ट्रक्शन है, अगली जो 6 बाइट हैं इंस्ट्रक्शंस की उनको पहले से ही फेच कर लिया जाएगा। मीनिंग जैसे ही एक एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा तुरंत दूसरा इंस्ट्रक्शन उसके पास में चला जाएगा, जिससे कि उसको वेट नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने के लिए। इस वजह से यहाँ पे 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट इसके बाद में आगे चलते हैं तो हमें दिखाई पड़ेगा कंट्रोल एंड टाइमिंग सर्किट। कंट्रोल एंड टाइमिंग सर्किट तो पहले भी हमारे प्रोसेसर में था, सेम अभी यहाँ पर भी है, बस कुछ सिग्नल्स यहाँ पर और ऐड हो गए, कुछ सिग्नल्स यहाँ पर और ऐड हो गए। हाँ, सो कंट्रोल एंड टाइमिंग सर्किट हमारा यहाँ पर इस तरीके से दिया है। एक मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड की पिन हमें दिखाई पड़ रही है, क्लॉक सिग्नल दिख रहा है, रीसेट दिख रहा है, रेडी दिख रहा है, ग्राउंड दिख रहा है, S2, S1, S0 दिख रहा है, QS0, QS1 दिख रहा है, होल्ड दिख रहा है, HLDA दिख रहा है, होल्ड एक्नॉलेज दिख रहा है, RQ/GT0 दिख रहा है और उसके बाद में NMI, INT और टेस्ट, इधर लॉक भी दिख रहा है। सो ये कुछ हमारा हो गया इसका इंटरनल आर्किटेक्चर जो डेटा शीट के अकॉर्डिंग है। यहाँ से थोड़ा सा समझना अभी डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से प्रेजेंट किया गया था इस प्रोसेसर को। जो डेटा शीट थी वो कैसे बताती है कि प्रोसेसर किस किस चीज़ में कैपेबल है, वो चीज़ हमने अभी आपको बताई, यहाँ पर समझाई। नेक्स्ट चलते हैं 8086 का पिन डायग्राम देखते हैं, पिन डायग्राम कैसा है। सो 8086 का पिन डायग्राम कुछ इस टाइप से है। 40 पिन्स हैं मैक्सिमम, यहाँ पर 40 पिन्स हमें दिखाई पड़ रही हैं। फर्स्ट पिन ग्राउंड की है और लास्ट पिन है VCC, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा। फिर एड्रेस लाइंस हमें दिखाई पड़ रही हैं। AD15 लिखा है, सॉरी AD15 इधर लिखा हुआ है,
A16 लिखा है, A17 लिखा है, A18 लिखा है और A19, ये एड्रेस लाइंस हो गई। A15 में AD15 लिखा है, इसका मीनिंग है कि मल्टीप्लेक्स लाइन है, एड्रेस और डेटा लाइंस। और साथ में देख रहे हैं A14 से लेकर के A0 तक के मल्टीप्लेक्स, यहाँ पर भी हमें एड्रेस लाइंस दिख रही हैं। सो ये 16 बिट की जो एड्रेस लाइंस हैं वो मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस लाइन है, यानी कि डेटा और एड्रेस लाइन दोनों साथ में ही मल्टीप्लेक्स्ड है। और इसके बाद में 4 एड्रेस लाइन सेपरेटली हमें प्रोवाइड करी गई हैं। सो एक चीज़ अगर हम यहाँ से देखें कि कितनी एड्रेस लाइंस हमें मिली हैं, तो हमें एड्रेस लाइंस यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो इधर से 16 एड्रेस लाइन प्लस 4 एड्रेस लाइन, यानी कि टोटल 20 एड्रेस लाइंस हमें मिली हैं। अगर 20 एड्रेस लाइन हो गई हैं तो फिर कितने मेमोरी लोकेशंस को हम एक्सेस कर सकते हैं? ऑब्वियसली वी कैन फाइंड दिस बाय पुटिंग द पावर 20 over 2. 2 over 20 is equals to 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट की यहाँ पर मेमोरी लोकेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं। 1 मेगाबाइट मेमोरी लोकेशंस दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग दीज एड्रेस लाइंस। तो थोड़ा सा मेमोरी से हम एक्सटेंड करके चले गए हैं। नेक्स्ट हमें कुछ लिख रही है, पिन नंबर 17 पे NMI लिखा है, INTR, क्लॉक, ग्राउंड, एक और ग्राउंड दिया गया है यहाँ पर, रिसेट है, रेडी है, टेस्ट है, QS1 है, QS0 है, S0 है, S1 है, S2 है, लॉक है, RQGT0 है, और फिर देखिए होल्ड लिखा है और HLDA लिखा है और ये ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। इनके पीछे एक मीनिंग है इनका ब्रैकेट्स में लिखना। सभी ये जो सिग्नल्स हमारे इतने सिग्नल्स हैं, इनको ब्रैकेट्स में लिखना, और विदाउट ब्रैकेट्स में कुछ और लिखा है, ब्रैकेट्स के साथ में ये सिग्नल कुछ और बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो पिन्स 31 से लेकर के पिन्स हमारी 24 तक की हैं, ये 2 तरीके से वर्किंग करती हैं। तो ये 2 तरीके से क्यों वर्क कर रही हैं? इस पिन नंबर 33 की वजह से, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। सो मिनिमम मोड में जब हम मिनिमम मोड में रहेंगे और जब हम मैक्सिमम मोड में रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेशंस हमारे वर्क करेंगे। मिनिमम मोड के अंदर और मैक्सिमम मोड के अंदर ये ऑपरेशंस हमारे आगे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। सो इस बेसिस मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में इनको रखा गया है। कौन सा कब मिनिमम मोड में ये वर्क कर रहा है और कब मैक्सिमम मोड में वर्क कर रहा है। जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं वो मैक्सिमम मोड के लिए हैं। जो ब्रैकेट्स में हमारे सिग्नल्स यहाँ पर शो किए जा रहे हैं वो मैक्सिमम मोड के लिए शो किए गए हैं, और बाकी जो विदाउट ब्रैकेट्स हैं वो मिनिमम मोड के लिए वर्क करते हैं। इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम मोड्स में वर्क करते हैं। तो अब हम लोग ने यहाँ पर 8086 का इंटरनल आर्किटेक्चर थोड़ा समझ लिया है, 8086 का पिन डायग्राम समझ लिया। आगे देखते हैं क्या इन्होंने और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। इसके बाद में 8086 से रिलेटेड बस अब सभी पिन्स का डिस्क्रिप्शंस दे दिया गया था मिनिमम और मैक्सिमम मोड में, कि एड्रेस लाइंस A15 to A0 पिन नंबर, यहाँ पिन नंबर 2 to 16 इस तरीके से, और फिर एड्रेस लाइंस कैसे एड्रेस बसेस एंड डेटा बसेस वर्क करती हैं ये बताया गया। A19 to A19/56 क्या करता है ये बताया गया। फिर आगे इसी तरीके से कई सारी चीज़ें हमें दी। समझने के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें एक बुक की। अब जंप करते हैं बुक पर और देखते हैं कि 8086 में किस तरीके से हम जंप कर सकते हैं। चलिए जंप करते हैं 8086 में। 8085 जो है वो 8 बिट का प्रोसेसर था और उसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी हम लोग को पता है 3 मेगाहर्ट्ज़ और 5 मेगाहर्ट्ज़ की उसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी थी। 1976 में इंटेल ने और डेवलपमेंट करी और 8086 प्रोसेसर रिलीज़ कर दिया। ये जो 8086 प्रोसेसर था, अभी हम लोग ने डेटा शीट के अकॉर्डिंग भी देखा कि 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है ये। इट हैज़ अ पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट, इसका इंस्ट्रक्शन सेट काफ़ी पावरफुल है एंड इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑपरेशंस। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है। It has 20 address lines and 16 data lines. It can access up to 1 megabyte of the memory. अभी हम लोग ने मेमोरी निकाल चुके हैं कि कितनी मेमोरी लोकेशंस को ये एक्सेस कर सकता है।
सो 1 मेगाबाइट की मेमोरी लोकेशंस को ये एक्सेस कर सकता है। आगे देखते हैं, इट सपोर्ट्स 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। अभी हम लोग ने देखा था कि कितने मोड्स ऑफ ऑपरेशन थे, मैक्सिमम मोड था और दूसरा था मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड ऑपरेशन इज सुटेबल फॉर सिस्टम्स दैट हैव अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर। अगर हम ऐसे सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं जहाँ पर मिनिमम ऑपरेशंस करने हैं हमको, या फिर जहाँ पर सिंगल माइक्रो प्रोसेसर है, वहाँ पर हम मिनिमम मोड ऑपरेशन यूज़ करते हैं। वहीं पर मैक्सिमम मोड तब हम यूज़ करेंगे जब हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम से बात कर रहे होंगे। जब हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम मैक्सिमम मोड का यूज़ करेंगे। सो इस तरीके से हम मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड पे वर्क करते हैं। द अदर मेंबर्स ऑफ 8086 फैमिली आर माइक्रोप्रोसेसर 80186, 80188, 80286, 80386, 80486, ये सब निकाले गए। The 8086 microprocessor is upward compatible. What is the meaning of upward compatible? इसका क्या मीनिंग है? 8086 माइक्रोप्रोसेसर अपवर्ड कंपैटिबल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 8086 अपने बाद में आने वाले प्रोसेसर जैसे कि 8087, 8088, 80186, 80286, 80188, इन सब के साथ में भी इस प्रोसेसर को हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि ऐसा 8085 के साथ में हम नहीं कर सकते थे। माइक्रो प्रोसेसर 8086 ऑफर्स एन इंस्ट्रक्शन क्यू। ये एक नया टॉपिक आया है तुम्हारे यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन क्यू। एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर 8086 ऑफर्स एन इंस्ट्रक्शन क्यू कैपेबल इनफ टू स्टोर 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स फ्रॉम द मेमोरी। ये क्या करता है? कैपेबल होता है 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स को मेमोरी से अपने अंदर स्टोर करने के लिए। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड व्हाइल द प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेता है जब प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा तुमको समझाते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन क्यू का क्या रोल है। यहाँ पर 8085 का ही रेफरेंस लेंगे क्योंकि 8085 तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। 8085 का रेफरेंस क्या लेंगे कि उसमें प्रोसेसिंग कैसे होती है। उसमें प्रोसेसिंग इस तरीके से होती थी, एक इंस्ट्रक्शन को पहले हम फेच करते थे, फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते थे, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन फेच करते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन फेच करते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे, और इसी तरीके से चलता रहता था। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या ये टाइम एफिशिएंट प्रोसेस था? ये प्रोसेस टाइम एफिशिएंट नहीं था। टाइम का काफ़ी लॉस होता था। कहाँ लॉस होता था? जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती थी, उसके बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बीच में जो टाइम लगता था, फेच करके लाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये जो बीच में टाइम लगता था, ये टाइम वेस्ट हो जाता था। तो इंटेल ने सोचा कि इस टाइम को भी तो यूज़ कर सकते हैं हम। प्रोसेसर है हमारा, प्रोसेसर भाई तुम प्रोसेसिंग करो बस, तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम प्रोसेसिंग करो बस। सो इसके लिए इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन क्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया। इंस्ट्रक्शन क्यू का क्या काम है? इंस्ट्रक्शन क्यू का ये काम है कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट जब हो रही है, जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, साइड बाय साइड ये 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स को मेमोरी से अपने अंदर स्टोर कर लेता है। मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि अब हम लोग को पता है इंस्ट्रक्शन के अपने अपने साइज होते हैं, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट। अभी तक हम लोग 3 बाइट पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर बता दें 8086 के अंदर 6 बाइट्स तक की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सो इसी वजह से यहाँ जो इंस्ट्रक्शन क्यू है वो 6 बाइट का रखा गया था, क्योंकि 8086 में क्या करता है, इंस्ट्रक्शन क्यू क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रही है तो साइड बाय साइड अगली 6 बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जैसे कि अगर 1 बाइट की 6 इंस्ट्रक्शन है तो 6 इंस्ट्रक्शंस को पहले ही फेच कर लेगा और इंस्ट्रक्शन क्यू में डाल देगा। जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा, तुरंत अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के पास में पहुंच जाएगी, एग्जीक्यूट होने के लिए तुरंत पहुंच जाएगी, कोई टाइम वेस्ट नहीं। सो टाइम वेस्टिंग का जो प्रोसीजर था वो यहाँ पर फिनिश हो गया। ठीक है, इस वजह से इंस्ट्रक्शन क्यू को इंक्लूड किया गया। अच्छा, एक बात और आती है यहाँ पर
कि अगर 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन हुई तब क्या होगा, तब कितनी इंस्ट्रक्शन को वो स्टोर करेगा इंस्ट्रक्शन क्यू। अगर इंस्ट्रक्शंस 2 बाइट की हैं तो वो 3 इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। अगर इंस्ट्रक्शन 3 बाइट की हुई तो फिर वो 2 इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। सो इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस पहले से ही स्टोर कर ली जाती हैं और उसके बाद में बस एग्जीक्यूट 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 एग्जीक्यूट, ओनली एग्जीक्यूट। इंस्ट्रक्शंस को पहले ही फेच कर लेते हैं और सिर्फ एग्जीक्यूशन चलाते रहते हैं। सो इस तरीके से प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी फास्ट हो गया था 8086 के अंदर। समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं कंपैरिजन देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम से रिलेटेड भी है। कंपैरिजन ऑफ 8085 एंड 8086। 8085 और 8086 का कंपैरिजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, बहुत ध्यान से समझना है इसको कि क्या होता है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। वैसे अगर 8085 अच्छे से समझ में आ चुका है तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी और कंपैरिजन समझने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सो पहला देखते हैं, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। तो साइज़ के बारे में बात करते हैं। 8085 का साइज़ क्या था? 8 बिट का साइज़ था, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, सबको याद हो गया है। 8086 का साइज़ क्या है? 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, इसका साइज़ 16 बिट है। अगर पूछें डेटा बस का साइज़ क्या है, तो 8085 का डेटा बस साइज़ 8 बिट है, 8086 का 16 बिट डेटा साइज़ है। एड्रेस बस की वहीं पर बात अगर हम करें, सो इट्स एड्रेस बस इज़ ऑफ 16 बिट्स। इसकी एड्रेस बस 8085 की 16 बिट की थी और 8086 की 20 बिट्स की एड्रेस बस हो गई थी। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी हम लोग ने कैसे निकाली थी? जितनी एड्रेस लाइंस 2 की पावर उतनी लगा देते हैं। 2 पावर रेस टू 16 इक्वल्स टू 65536, मतलब 64 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी को एक्सेस कर सकता था 8085। याद है ना, हम लोग ने निकलवाया था इसको। और उसी तरीके से 8086 को हम करेंगे तो 2 की पावर 20 आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली ये निकल करके आएगा। सो 1 मिलियन निकल करके आया। इसको जब हम अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 1 मेगाबाइट ऑफ द मेमोरी। अच्छा, ये जो 4th पॉइंट लिखा है वो लिखा है इंस्ट्रक्शन क्यू। इंस्ट्रक्शन क्यू जैसी तो कोई चीज़ हम लोग ने 8085 में नहीं पढ़ी, लेकिन अभी हमने तुमको बताया इंस्ट्रक्शन क्यू 8086 के अंदर किस टाइप का होता है। सो इट हैज़ 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यू और वो तुमको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट बढ़ते हैं पाइपलाइनिंग की तरफ। ये एक और नया टर्म आया है तुम्हारे लिए, व्हाट इज़ पाइपलाइनिंग। पहले 8085 के बारे में, 8085 जब हम लोग ने पढ़ा था तो पाइपलाइनिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं पढ़ी थी। अगर पाइपलाइनिंग से रिलेटेड कोई बात 8085 में नहीं पढ़ी, इसका मीनिंग यही है कि 8085 में पाइपलाइनिंग नहीं होती थी, पाइपलाइनिंग नहीं सपोर्ट करता था। जबकि 8086 में 2 स्टेज पाइपलाइनिंग को 8086 सपोर्ट करता है। अब थोड़ा सा पहले पाइपलाइनिंग समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि पाइपलाइनिंग या जैसे ऐसे जो नए टर्म्स आ रहे हैं उन टर्म्स को बीच में ही समझ लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। सो पाइपलाइनिंग बता देते हैं तुमको कि पाइपलाइनिंग क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ फेचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन when the present instruction is being executed is called pipelining. पाइपलाइनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ फेचिंग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने का जो प्रोसेस है वो when the present instruction is being executed, जब प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। जैसा कि अभी क्यू में तुमको बताया था कि प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है, साइड बाय साइड जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उनको पहले से ही फेच करके रख लेते हैं, प्री फेचिंग उसको बोलते हैं। तो प्री फेचिंग करके रख लेते हैं। सो पाइपलाइनिंग में यही बोल रहे हैं, 2 स्टेज का पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर यहाँ पर होता है। 2 स्टेज पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर ये क्या करता है कि एक इंस्ट्रक्शन जो प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही है, जब वो एग्जीक्यूट हो रही होती है उसी टाइम पे अगली कुछ इंस्ट्रक्शंस को ये फेच करके रख लेता है। ठीक है, पहले से ही फेच करके रख लेता है। अब ये फेचिंग पॉसिबल किसकी वजह से हो पाई है? इंस्ट्रक्शन क्यू की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर ये फेचिंग कहाँ से आ जाती है, मतलब फेच होकर के डेटा कहाँ से आ जाता है इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर।
बस इंटरफेस यूनिट का ये काम होता है। When the entire queue is ठीक है, बस इंटरफेस यूनिट का ये काम होता है जो कि हमें इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराती है। बस इंटरफेस यूनिट क्या होता है ये आगे पता चलेगा। अभी तो पाइपलाइनिंग समझ में आ गया होगा कि जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं साइड बाय साइड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होने वाली है उनको पहले से ही अवेलेबल करा देता है एग्जीक्यूशन यूनिट के पास में, ये सॉरी एग्जीक्यूशन यूनिट के पास में नहीं, इंस्ट्रक्शन क्यू के पास में। नेक्स्ट इसके बाद में आता है मल्टी प्रोसेसर सपोर्ट। 8085 में कोई मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट नहीं था। अब तुम कहोगे कि मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट नहीं था तो 8155, 8237, 8255 ये हम लोग कैसे यूज़ कर रहे थे? सो ये सब तो एक्सटर्नल डिवाइसेस थी, कुछ इनपुट आउटपुट पर थी, कुछ डीएमए कंट्रोलर थे, कुछ इस टाइप की डिवाइसेस थी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस नहीं थी। सो 8085 डज नॉट हैव मल्टीपल प्रोसेसिंग सपोर्ट but 8086 supports multiple processing। 8086 multiple processing को support करता है। It has compatibility with further processors। इसकी compatibility इसके बाद वाले processors के साथ में भी है, जैसे Intel का 80386, 80486 and Pentium processors। ठीक है, Pentium processors के साथ में भी इसकी compatibility है। इसके बाद में इनपुट आउटपुट्स की अगर हम बात करें, सो 8085 के अंदर कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम लगा सकते थे, कैसे निकाला था हम लोग ने? जैसे कि एड्रेस रेंज हम लोग फाइंड आउट करते थे 2 की पावर 16 लगा करके, वैसे ही इनपुट आउटपुट्स के लिए सिर्फ 8 बिट्स का ही यूज़ किया जाता था, तो 8 बिट्स से ही हम लोग ऑपरेट कर सकते थे। सो इट कैन एड्रेस 2 to the power 8 मीनिंग 256 इनपुट आउटपुट। 8085 256 इनपुट आउटपुट्स पे ऑपरेट कर सकता था, जबकि 8086 के अंदर कितनी डेटा लाइंस हैं? 16 डेटा लाइंस है ना। सो इसलिए इट कैन एड्रेस 2 to the power 16 मीनिंग 65,536 इनपुट आउटपुट्स इसके साथ में हम कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब देखो अब यहाँ पर इतने सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेसर के साथ में। तो फ़ायदा नहीं हुआ क्या डिवाइस को एनहेंस करने से? बिल्कुल हुआ। नेक्स्ट आता है को प्रोसेसर इंटरफेस। को प्रोसेसर के लिए क्या क्या इंटरफेसिंग इसमें अलाउ करी गई थी? सो 8085 में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था कि आप अगर हमें आगे कोई प्रोसेसर के साथ में इसके आने वाले प्रोसेसर के साथ में इसको अगर हमें अटैच करना हो तो क्या हम कर सकते हैं। सो इस तरीके का कुछ भी नहीं अरेंज किया गया था 8085 के लिए। लेकिन हाँ बिल्कुल 8086 में इसके बाद वाले प्रोसेसर 8087 के लिए इंटरफेसिंग अलाउ करी गई। 8087 हम इंटरफेस कर सकते हैं 8086 के साथ में। एक और बात बता देते हैं, 8087 को मैथ प्रोसेसर भी बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, 8087 को मैथ प्रोसेसर भी बोला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अर्थमेटिक सपोर्ट पर चलते हैं। 8085 सपोर्ट्स इंटीजर एंड डेसिमल अर्थमेटिक्स। सिर्फ इंटीजर हम लोग ने 16 बिट के नंबर्स, 8 बिट के नंबर्स और BCD नंबर्स, इन सबको एडिशन कराया है, सब्ट्रैक्शन कराया है, ये सब कराया है। सो अर्थमेटिक सपोर्ट में ये सिर्फ सपोर्ट करता है इंटीजर और डेसिमल अर्थमेटिक को 8085। ठीक है, इसके बाद में इट सपोर्ट्स 8086 सपोर्ट्स इंटीजर, डेसिमल एंड आस्की अर्थमेटिक। 8086 इंटीजर को भी सपोर्ट करता है, डेसिमल भी सपोर्ट करता है और आस्की अर्थमेटिक्स को भी सपोर्ट करता है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट 10th पॉइंट देखते हैं क्या था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब ये तो तुमको पता ही है कि 8085 में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। सो इट डज नॉट हैव, 8085 के बारे में, इट डज नॉट हैव इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑपरेशंस, जबकि 8086 सपोर्ट्स इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। 8086 भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑपरेशन दोनों कर सकता है, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर चेक स्पीड लिखा था लेकिन वो क्लॉक स्पीड है। सो क्लॉक स्पीड की बात करते हैं। 8085 हम लोग को पता है 3 मेगाहर्ट्ज़ में वर्क कर सकता था और कुछ इसके जो एक्स्ट्रा वर्जन्स निकाले गए थे उसमें 5 मेगाहर्ट्ज़ और 6 मेगाहर्ट्ज़ तक ये फाइनली ऑपरेट कर सकता था। लेकिन ये लो क्लॉक स्पीड ही होती है।
8086 के बारे में वहीं अगर बात करें तो ये 5 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट कर सकता है, 8 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट कर सकता है और 10 मेगाहर्ट्ज़ पर भी ऑपरेट कर सकता है। इट ऑपरेट्स ऑन हाई क्लॉक स्पीड। नेक्स्ट चलते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर पर। सो इट रिक्वायर्स लेस एक्सटर्नल हार्डवेयर। 8085 के पास में एक्सटर्नल हार्डवेयर हमें बहुत कम लगाना पड़ता है, जबकि 8086 में ज़्यादा एक्सटर्नल हार्डवेयर लगता है। ऑपरेटिंग मोड्स की अगर बात करें तो अभी देखो बताया था तुमको मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड, तो 8085 में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 8085 सपोर्ट्स सिंगल ऑपरेटिंग मोड, जबकि 8086 सपोर्ट्स 2 डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स, मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड। ये 2 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं एड्रेसिंग मोड्स पर। 8085 में कितने एड्रेसिंग मोड्स थे? क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन लिखने को। 5 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं 8085 के अंदर, जबकि 8086 के अंदर कितने एड्रेसिंग मोड्स होते हैं? इट सपोर्ट्स एड्रेसिंग मोड्स सपोर्टेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर 8085। मतलब 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग मोड्स को सेपरेट, जो एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट करता था वो तो 8086 सपोर्ट करता ही है, बल्कि साथ में और एडिशनल एड्रेसिंग मोड्स भी ये सपोर्ट करता है। मतलब अब एड्रेसिंग मोड्स बढ़ गए तुम्हारे पास में। कॉस्ट की बात करें सो कॉस्ट के बेसिस पे 8085 की कॉस्ट बिल्कुल ऑब्वियसली कम रहेगी, 8086 की कॉस्ट हाई रहेगी। मल्टीप्लेक्स पिन्स की बात करते हैं तो 8085 में सिर्फ डेटा लाइंस तुम्हारी मल्टीप्लेक्स करी गई थी, जबकि 8086 के अंदर 8085 से कहीं ज़्यादा नंबर की मल्टीप्लेक्स पिन्स होती हैं। मतलब यहाँ पर 8 बिट की पिन्स मल्टीप्लेक्स थी और यहाँ पर 16 बिट की एड्रेस ऑन डेटा बसेस मल्टीप्लेक्स्ड हैं। मेमोरी सेगमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 8086 से रिलेटेड। मेमोरी सेगमेंट नॉट सेगमेंटेड, मेमोरी स्पेसेस नॉट सेगमेंटेड। 8085 में जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करते थे तो हम लोग डेटा को कहीं पर भी स्टोर कर देते थे, कहीं से भी डेटा उठा लेते थे, कहीं पर भी सब रूटीन लिख देते थे, कहीं भी सर्विस रूटीन लिख देते थे, कहीं पे भी कुछ भी कर देते थे। इस चीज़ से काफ़ी मेस क्रिएट हो जाता था। सो इस मेस को सुलझाने के लिए 8086 के अंदर मेमोरी सेगमेंटेशन को अलाउ कर दिया गया है। मेमोरी सेगमेंटेशन मतलब क्या हुआ कि जो पूरा एंटायर मेमोरी ब्लॉक है उसको कई सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो टोटल 16 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया और उन 16 सेगमेंट्स के अंदर एक सेगमेंट का काम कुछ और होगा, दूसरे का काम कुछ और होगा, तीसरे का काम कुछ और होगा, चौथे का काम कुछ और होगा। सो इस तरीके से पूरे मेमोरी को सेगमेंटेड कर दिया गया। मतलब अब ये नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी डाल देंगे हम, नहीं, मेमोरी सेगमेंट कर दी। अब वो जो चीज़ हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो जिस सेगमेंट के अंदर जाने वाली इंस्ट्रक्शन है वो उसी सेगमेंट के अंदर भेजनी होगी हमको। सो इस तरीके से मेमोरी सेगमेंटेशन किया गया है। यहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है मेमोरी सेगमेंटेशन को लेकर के, बस इतना ध्यान रखो कि हाँ मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेमोरी सेगमेंटेशन का यूज़ किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं इंटरप्ट्स पर। सो 8085 में अगर हम लोग बात करें तो 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स हम लोग ने पढ़े थे, INTR और तुम्हारे RST वाले इंटरप्ट्स। तो ये सब कुछ इंटरप्ट्स हम लोग ने जो पढ़े थे वो 8085 के हार्डवेयर इंटरप्ट्स थे। और RST 0, RST 1 ये 8 सॉफ्टवेयर वेक्टर्ड इंटरप्ट्स थे। तो 8 सॉफ्टवेयर वेक्टर्ड इंटरप्ट्स थे और 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स थे 8085 के अंदर। लेकिन 8086 के अंदर 256 सॉफ्टवेयर वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं और 2 हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं। 2 ही हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं बस, लेकिन सॉफ्टवेयर वेक्टर्ड इंटरप्ट्स कितने हैं? 256 सॉफ्टवेयर वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं। सो नेक्स्ट हम आते हैं फीचर्स ऑफ 8086। 8086 के फीचर्स के बारे में थोड़ा सा आप जान लेते हैं। 8086 के क्या फीचर्स हैं इनको देखते हैं। तो द फीचर्स ऑफ द प्रोसेसर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स विज बेसिक फीचर्स। सबसे पहले तो कोई डिवाइस अगर हम लोग लेके भी आते हैं, अपने घर के अंदर भी कोई भी डिवाइस लेके आते हैं, तो उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, ये तो उसमें होने ही चाहिए फीचर्स, तो वो बेसिक फीचर्स।
और फिर हम उस डिवाइस को क्यों ख़रीद के लाएं, मतलब उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं और उसके साथ में जो कुछ एडिशनल फीचर्स हमें मिल जाएंगे वो। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 8086 को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। पहला बोला है बेसिक फीचर जो होना ही चाहिए हर एक प्रोसेसर के अंदर, दूसरा इसके कुछ स्पेशल फीचर्स जो इसको बाकियों से अलग बनाते हैं, और तीसरा इसका आता है मिसलेनियस फीचर्स जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल हैं। सो बेसिक फीचर्स में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है बेसिक फीचर्स में। एक तो होता है प्रोसेसर का साइज़ क्या है, तो अब तुम्हें पता चल गया है प्रोसेसर का साइज़ 16 बिट है। दूसरा आता है प्रोसेसर की स्पीड कैसी है, अब भाई जितनी क्लॉक हम उसमें प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड रहेगी, तो स्पीड ऑफ द प्रोसेसर जो है बेसिक फीचर होती है। तीसरी इसकी बात होती है एड्रेस बस का साइज़ कैसा है, तो एड्रेस बस का साइज़ भी हम लोग ने देख लिया कि 20 एड्रेस लाइन्स यहाँ पर हैं। और एड्रेस बस साइज़ फॉर इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट के लिए कितनी एड्रेस लाइन्स हैं, तो इनपुट आउटपुट के लिए तो 16 एड्रेस लाइन्स होंगे। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखो कि इनपुट आउटपुट के लिए जो एड्रेस लाइन्स होती हैं वो 16 क्यों हैं और वहाँ पर 8 क्यों थी, तो जो भी डेटा लाइंस होती हैं ना उन्हीं को हम एड्रेस लाइंस बोलते हैं इनपुट आउटपुट्स के लिए। तो वहाँ पर सिर्फ 8 डेटा लाइंस थी, इसलिए 256 इनपुट आउटपुट डिवाइस को ही एक्सेस कर सकते थे। यहाँ पर 16 डेटा लाइंस हैं, इसलिए यहाँ पर और ज़्यादा जो है 64K इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब छोटे छोटे पार्ट्स में एक्सप्लेन कर देते हैं प्रोसेसर के साइज़ को, स्पीड को और इन सब को, बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 16 बिट का प्रोसेसर है ठीक है। अब अगर 16 बिट का प्रोसेसर है तो क्या क्या चीज़ें बताता है, सबसे बड़ी बात 16-bit ALU. It has a 16-bit ALU that can perform 16-bit operation simultaneously. 8085 में क्या होता था, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो था वो उसका 8 बिट का था, तो 8 बिट का ही ऑपरेशन उसमें हो पाता था एक बार में। यहाँ पर क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ALU को डबल कर दिया गया, 16 बिट का कर दिया गया और अब 16 बिट का ऑपरेशन एक ही बार में किया जा सकता है। 16 बिट के रजिस्टर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए, वहाँ 8 बिट के थे, यहाँ 16 बिट के रजिस्टर्स कर दिए। इंटरनल डेटा बस भी 16 बिट की कर दी और एक्सटर्नल डेटा बस भी 16 बिट की हो गई। सब कुछ 16 बिट पे चल रहा है यहाँ पर। 3 वर्जन्स अभी हमने तुमको दिखाए थे, फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑपरेशन पे 3 वर्जन्स थे। तो 8086 पहला वाला जो था वो 5 मेगाहर्ट्ज पर, दूसरा वाला 8 मेगाहर्ट्ज पर और तीसरा वाला 10 मेगाहर्ट्ज पर था। कितनी एड्रेस लाइंस को, कितने मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है, 1 मेगाबाइट मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। तीसरी बार बता रहे हैं ये कि एड्रेस बस साइज क्या है। और फिर इनपुट आउटपुट के बारे में बात कर लेते हैं। सो इट हैज़ 16 बिट एड्रेस लाइंस टू एक्सेस द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हेंस इट कैन एक्सेस 2 to the power 16। देखो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 16 बिट की एड्रेस लाइंस हैं तो कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को वो एक्सेस कर सकता है। तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2 to the power 6 into 2 to the power 10 मीनिंग 64K इनपुट आउटपुट लोकेशंस, इतने लोकेशंस को ये एक्सेस कर सकता है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत पैनिक नहीं करना है, बहुत आराम से समझना है, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, आराम से समझाएंगे। स्पेशल फीचर्स, अब देखो ये तो बेसिक फीचर्स जो किसी भी प्रोसेसर के अंदर होने चाहिए वो यहाँ पर फिनिश होते हैं। अब कुछ स्पेशल फीचर्स पर आते हैं जो कि इस प्रोसेसर को बाकी प्रोसेसर से अलग करता है। तो वो क्या फीचर्स हैं, पहला फीचर ये है पाइपलाइनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया इसमें। 8086 इज पाइपलाइंड प्रोसेसर है। दूसरा ऑपरेटिंग मोड्स बताए गए, मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड। तीसरा यहाँ पर एक मेमोरी बैंक्स के बारे में हमने बात नहीं करी, मेमोरी बैंक आती है यहाँ पर एक, और फिर 4th नंबर पे आता है मेमोरी का सेगमेंटेशन। तो पाइपलाइनिंग हम बता चुके हैं तुमको, मोड्स हम बता चुके हैं, 2 मोड्स में ऑपरेट करता है। मेमोरी सेगमेंटेशन भी हम बता चुके हैं, सिर्फ नहीं बताया है तो क्या, मेमोरी बैंक को भी बता देते हैं। लेकिन उसके पहले एक एक करके थोड़ा सा और समझते हैं। 8086 इज पाइपलाइन प्रोसेसर है तो इसका क्या मतलब है।
अभी बोला था इट यूजेस 2 स्टेज पाइपलाइनिंग, 2 स्टेज की पाइपलाइनिंग को यूज़ करता है। तो पहली 2 स्टेजेस में से पहली स्टेज होती है फेच स्टेज, दैट प्री फैचेस अप टू 6 बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन की 6 बाइट को ये पहले से ही फैच कर लेता है, प्री फैच अप टू 6 बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, स्टोर देम इन द क्यू, और उनको क्यू में जा करके स्टोर कर देता है। एंड अब आता है दूसरी स्टेज ऑफ द पाइपलाइनिंग, सेकेंड स्टेज ऑफ पाइपलाइनिंग, एग्जीक्यूशन स्टेज, दैट एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शन। अब ये इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। मतलब जैसे कि एक वाटर पाइप होता है कि एक तरफ से डेटा, एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है, बस आ रहा है जा रहा है, ये नहीं कि बीच में जब पानी पूरा भर जाएगा तब हम निकालेंगे, ऐसा नहीं होता ना उसमें, बस एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से जा रहा है बस। तो यही काम अब यहाँ पे करा दिया गया, इसीलिए इसको बोला गया पाइपलाइनिंग प्रोसेसर। पाइपलाइनिंग इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर, दैट इज ऑपरेशंस आर फास्टर। पाइपलाइनिंग से क्या फ़ायदा हुआ, ऑपरेशंस बहुत फास्टर हो गए। अब जो भी बच्चे ये क्लास मिस करेंगे तो आगे का उनको समझने में बहुत दिक्कत होगी, ये हम अभी से ही बता दे रहे हैं। 8086 कैन ऑपरेट इन 2 मोड्स, 2 मोड्स में ऑपरेट करता है, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। अब इसको इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। हाँ, ये बता देते हैं 8087 जिसको मैथ का को प्रोसेसर भी बोलते हैं, 8089 इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, इन सभी को हम मैक्सिमम मोड में 8086 के साथ में ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है मेमोरी बैंक को यूज़ करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक हमने नहीं बताया। मेमोरी बैंक को समझ लेते हैं क्या है। 8086 यूजेज ए मेमोरी बैंकिंग सिस्टम, मेमोरी में भी बैंकिंग सिस्टम आ गया भाई, मेमोरी में भी बैंकिंग सिस्टम को यूज़ कर लिया इन्होंने। द एंटायर डेटा इज़ नॉट स्टोर्ड सीक्वेंशियली, पूरा डेटा यहाँ पे सीक्वेंशियली नहीं स्टोर किया जाएगा इन द सिंगल मेमोरी ऑफ 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट की इनके पास में मेमोरी है, तो पूरी मेमोरी को के अंदर बिल्कुल सीक्वेंशियली डेटा को स्टोर नहीं किया जाएगा। बट मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 बैंक्स, मेमोरी को 2 बैंक्स में डिवाइड कर दिया गया। 1 मेगाबाइट को आधा करो तो 512 किलोबाइट मिलेगा, तो 512 किलोबाइट्स में इनको डिवाइड कर दिया गया। अब ये जो 2 पार्ट्स उनके किए गए, पहले पार्ट को बोला गया लोअर बैंक और दूसरे पार्ट को बोला गया हायर बैंक। लोअर बैंक और हायर बैंक का एक और नाम है, वो भी ध्यान रखो। लोअर बैंक को बोलते हैं इवन बैंक, इवन बैंक बोलते हैं लोअर बैंक को, और हायर बैंक को बोलते हैं ऑड बैंक। अब देखो यहाँ पे क्या इनका मतलब होता है। लोअर बैंक जिसको हम इवन बैंक बोलते हैं, इसके अंदर मेमोरी लोकेशंस इवन लोकेशंस आती हैं, बिकॉज इट स्टोर्स द डेटा बाइट एट इवन लोकेशंस। ये जो इवन बैंक है वो इवन लोकेशंस वाले डेटा बाइट्स को ही स्टोर करता है। मतलब जैसे कि 2000 की अगर हम बात कर लें तो इवन लोकेशन हो गई तो वो लोअर बैंक के अंदर जाएगा, 2001 ऑड लोकेशन हो गई तो वो हायर बैंक के अंदर जाएगा। सो इस तरीके से मेमोरी को यहाँ पे 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया, लोअर बैंक और हायर बैंक में। लोअर बैंक का मतलब इवन बैंक, मतलब इवन लोकेशन वाले इवन लोकेशंस को स्टोर किया जाएगा, और हायर बैंक के अंदर ऑड लोकेशंस को स्टोर किया जाएगा। ऑड लोकेशंस को नहीं स्टोर किया जाएगा, उन लोकेशंस के डेटा बाइट को स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है द बेनिफिट ऑफ दिस इज दैट 16 डेटा बाइट कैन बी एक्सेस्ड इन सिंगल एक्सेस इवन दो द मेमोरी चिप कैन स्टोर ओनली 8 बिट एट ए लोकेशन। इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर डायरेक्ट फिर हम 16 बिट के डेटा को एक ही बार में एक्सेस कर सकते हैं। 16 बिट के डेटा को एक ही बार में एक्सेस कर सकते हैं, चाहे मेमोरी चिप हमारी 8 बिट के डेटा को ही एक लोकेशन पे स्टोर करे। इससे फ़ायदा हमें ये हुआ, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया इस तरीके से, हायर पार्ट में और लोअर पार्ट में, ऐसे करके उसको स्प्लिटिंग कर दिया गया हायर और लोअर पार्ट में। सो भले ही मेमोरी जो है वो 8 बिट का डेटा स्टोर करेगी, लेकिन एक तरफ हायर और एक तरफ लोअर करके 8 का जो सीक्वेंस बनेगा, तो 16 बिट का ये जो डेटा आएगा पूरा, वो डेटा एक ही बार में एक्सेस हो जाएगा। इस वजह से मेमोरी बैंकिंग को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। मेमोरी बैंकिंग समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मेमोरी सेगमेंटेशन बता देते हैं। 8086 यूजेस मेमोरी सेगमेंटेशन। ऐसा मत सोचना कि सब कुछ आज ही करा दे रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस वही करा रहे हैं, थोड़ा सा ही बचा है, बस ज़्यादा नहीं है, बस ख़त्म कर रहे हैं।
8086 यूजेस मेमोरी सेगमेंटेशन, अभी जैसा मैंने बताया था मेमोरी सेगमेंटेशन को यूज़ किया गया है। अ 16-bit एड्रेस इन एन इंस्ट्रक्शन और 16-bit एड्रेस इन ए रजिस्टर कैन एक्सेस ए मेमोरी लोकेशन। कोई भी अगर 16-bit का एड्रेस आता है किसी रजिस्टर के अंदर या फिर किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर 16-bit का अगर एड्रेस लिखा हुआ है तो ये किसी एक मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकता है। जबकि 8086 की अगर हम बात करें तो इसमें तो 20 एड्रेस लाइंस हैं, मतलब ये तो इससे भी ज़्यादा कर सकता है। अगर तुमको बात बताएं, अभी तक हम लोग जो एड्रेस 8085 में देखते थे वो कुछ इस तरीके से देखते थे, 2000 लिखा रहता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो एक एक ज़ीरो लिखा है ये 4-4 बिट्स को कंबाइन करके बनाया गया नंबर है ना, 4-4 बिट्स को। तो ये तो 16-bit हुई, यहाँ पर एक बिट और जोड़ दी गई, मतलब एक जीरो और लगा दो, तो अब पूरी 20 यहाँ पर एड्रेस लाइंस हो गई। और लेकिन जो रजिस्टर्स हैं वो तो 16-bit के हैं, मतलब रजिस्टर्स जो हैं उनके अंदर तो सिर्फ इतना ही डेटा आ सकता है 16-bit, तो बाकी की 4 बिट्स का क्या करें। तो इन 4 बिट्स का तो वेस्ट हो गई, 4 बिट्स तो वेस्ट नहीं हो गई, इनको स्पेशल पर्पस के तरीके से यूज़ किया गया है। वो स्पेशल पर्पस यही था, दिस इज़ मेड पॉसिबल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन दैट डिवाइड्स द मेमोरी इनटू लॉजिकल कंपोनेंट्स। मतलब पूरे मेमोरी जो थी उस मेमोरी को इन्होंने 16 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो वही 16 सेगमेंट इससे डिफाइन किए जाएंगे। ये तो हमने बाद में तुमको दिखाया है, एक्चुअली ये फर्स्ट वाले नंबर से इसको डिफाइन किया जाएगा। तो 16 सेगमेंट से इनको डिफाइन किया जाएगा और टोटल 2 की पावर 16 तरीके की कैपेसिटी रहेगी हर एक सेगमेंट की, हर एक सेगमेंट की 2 की पावर 16 की कैपेसिटी रहेगी। अब उनमें से कुछ कुछ इस तरीके से हैं सेगमेंट्स हैं, जैसे कि कोड सेगमेंट हो गया, स्टैक सेगमेंट हो गया, मतलब स्टैक सेगमेंट पहले से ही बना दिया गया, जितना भी हमको डेटा स्टैक में स्टोर करना होगा वो सब स्टैक सेगमेंट के अंदर ही जाएगा। डेटा सेगमेंट हो गया, एक्स्ट्रा सेगमेंट हो गया। सो इस तरीके से सेगमेंटेशन कर दिया गया यहाँ पे मेमोरी का, ठीक है। मतलब कोड्स के अंदर कोड्स जाएंगे, सिर्फ स्टैक के अंदर स्टैक वाला डेटा ही जाएगा, डेटा के अंदर डेटा जाएगा, एक्स्ट्रा के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें जाएंगी। इस तरीके से मेमोरी सेगमेंटेशन किया गया। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स थे 8086 के। बस अब थोड़ा सा ये 3 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स और बचे हैं मिसलेनियस फीचर्स के, ये और जल्दी से बता देते हैं। इंटरप्ट्स, रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन सेट और डेटा साइज फॉर ALU। अभी इंटरप्ट्स हमने देखा था कि 2 हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं और 256 वेक्टर इंटरप्ट्स हैं। देयर आर ऑल्सो नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स इन 8086। नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स भी हैं 8086 में, बट दे आर रूटेड टू वन ऑफ दीज इंटरप्ट्स, लेकिन वो सब एक इन रूटेड रहते हैं इन इंटरप्ट्स हैं। इट हैज़ 14 to 16-bit रजिस्टर्स। यहाँ पर जो रजिस्टर्स हैं 8086 के अंदर 14 बिट भी हैं और 16 बिट के रजिस्टर्स भी हैं। 14 बिट के रजिस्टर्स भी हैं यहाँ पर और 16 बिट के भी रजिस्टर्स हैं। मतलब जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं वो तो 16 बिट के रजिस्टर्स हैं और कुछ रजिस्टर्स ऐसे हैं जो 14 बिट के भी रजिस्टर्स हैं, ठीक है। आगे इट हैज़ पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट, अच्छा ठीक है, दैट सपोर्ट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो कि मेन काम है यहाँ पर। Operations also, these operations were not possible in the processor earlier to 8086. 8086 can perform operations on bit, byte, word or string, means block of the data, types of data. So इस तरीके से ये पूरी वर्किंग चलती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल या फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।